लंबे वीकेंड के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से मई सीरीज की शुरुआत के हैं बेहद कमजोरी के संकेत। गैप से ओपन होने के बाद क्या और फिसलेंगे या संभलेंगे? क्या फिर से दिखेगी तेजी या फिर अब होगी मंदी हावी? ढेर सारे सवाल है आपके मन में आज और मई के महीने को लेकर। सारे सवालों के मिलेंगे जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अब बहुत सारी बातचीत करनी है। 4 दिन के मूवमेंट के बाद, खबरों के बाद आज बाजार कैसा ट्रेड करेंगे अनिल जी से जानेंगे। और अनिल जी, आप हमें ट्रिगर्स भी बता दीजिए। सर, एक कोइंसिडेंस है कि आपने और मैंने दोनों ने आज रेड टाई पहन ली है। हाँ, ये तो कोइंसिडेंस है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि शुरुआत करने के लिए, चाहे वो महीने की शुरुआत हो, नई सीरीज की शुरुआत हो, हफ्ते की शुरुआत हो, दीप संकेत बेहद कमजोरी की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। एक बार फिर से ट्रम्प साहब ने जो चीन को धमकी दी है, उसका असर साफ तौर पर दुनिया भर के बाजारों में दिख रहा है। पिछले 2 दिनों में डाउ जोन्स लगभग 1000 पॉइंट लुढ़क चुका है और कोरोना को लेकर कहीं कोई संकेत अभी तक बेहतर आते नहीं दिख रहे हैं। हमारे बाजारों की बात करें तो रिलायंस, HUL, HCL टेक, माफ कीजिएगा, टेक महिंद्रा, इन तीनों के ही नतीजे कमजोरी की तरफ ही दिख रहे हैं। कहीं कोई नतीजों में बहुत अच्छा संकेत आता हुआ नहीं दिख रहा है। अमेरिका के साथ साथ अगर हम अपनी बात करें तो कोरोना में अब तक लगभग 1390 लोगों की मौत हमारे यहाँ हो चुकी है और मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मंडे को शुरुआत करने के लिए कोई संकेत अच्छा है नहीं। बचे खुचे जो है, अच्छी बात है कि निक्के में छुट्टी है, लेकिन हांगकांग जो खुला है वो 4% लुढ़कता हुआ दिख रहा है। 900 अंकों का नुकसान वहां पर हो सकता है। तो दुनिया भर के बाजारों से बेहद कमजोरी के संकेत हैं। जिस तरह से हमने पिछले गुरुवार को समाप्ति की थी, उसके मुकाबले में बिल्कुल सारे के सारे संकेत एकदम रिवर्स होते हुए दिख रहे हैं। दीप, बिल्कुल अनिल जी, जितना हमारी गेन हुई थी वो रिवर्स होते दिख रहे हैं। सर, आज का जो डिस्कशन है उसको कैसे लेकर जाएं? एक तो मई महीने में एक चाल होती है, एक ग्लोबली एक वर्ड एक्सेप्टेड है, उसके बारे में बात करें। जिस तरह के ग्लोबल इश्यूज हैं, लॉकडाउन से रिलेटेड इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज हैं, क्या आज ग्लोबल इश्यूज से पहले शुरुआत करें सर? जितने सारे डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 4 दिनों में मार्केट्स में कोरोना को लेकर। जी दीप, मैं ग्लोबल इश्यूज पर आऊं और मेरी एडिटर्स टेक आपको बताऊं, उससे पहले एक चीज कहना चाहता हूं और वो ये कि जिस तरह की खराब सीरीज आपने मार्च में देखी, राइट, 30% निफ्टी निकला है। वैसी सीरीज बार बार नहीं आती, बिल्कुल वंस इन लाइफ टाइम है। तो वैसी सीरीज आपको बार बार मिलेगी नहीं। जिस तरह की बेहतरीन सीरीज आपने अप्रैल के महीने में देखी, इतनी बेहतरीन तेजी, वो भी इस तरह के खराब माहौल में, वो भी आपको वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हैं अप्रैल की सीरीज रही है। 2009 के बाद से तो सबसे बढ़िया रही। वो भी बार बार नहीं आएगी। तो अब आपको एकदम पेसिमिस्टिक और एकदम ऑप्टिमिस्टिक दोनों ही सीरीज से हटकर अब रियलिस्टिक होना जरूरी है, क्योंकि आप न 12,000 की निफ्टी पर हैं, न 7,500 की निफ्टी पर है। आप 9,800, 9,850 की निफ्टी पर है, बीचों बीच में है। तो आप एकदम पॉजिटिव, एकदम नेगेटिव, अगर किसी भी एक तरफ का रुख लेकर चलेंगे तो शायद गलती हो जाएगी। तो आपको मई की सीरीज में न अप्रैल दिखने वाला है, न मार्च दिखने वाला है, लेकिन मार्च या अप्रैल में से कुछ एक तो दिखेगा। या तो तेजी होनी या मंदी होनी। ऐसा तो नहीं होगा कि मई की सीरीज यहीं की यहीं खत्म हो जाए। तो इसीलिए आज हमने एडिटर्स टेक के तौर पर जो आज मैंने मन बनाया है, वो मन ये बनाया है कि जो पुरानी कहावत है, इतिहास कई बार अपने आप को दोहराता है और इतिहास को पढ़ लिख कर समझ लेने में और उसे फॉलो करने में कहीं कोई गलती नहीं होती। बस थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस, थोड़ी सा अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है। और इसलिए आज की एडिटर्स टेक का नाम दीप ये है, सेल इन में गो अवे। जी हाँ, ये कहावत दुनिया भर के बाजारों में बड़ी फेमस है कि आमतौर पर मई का महीना रहता है बाजार के लिए खराब, ठीक है। और ऐसे में मई के महीने में आप बेच दीजिए, निश्चिंत हो जाइए, आराम से आपको फिर से खरीदारी का मौका मिलेगा। और यही राय मैं भी रखता हूं। अब इस राय पर आपके जो सवाल हैं उसका मैं एक एक करके जवाब देता हूं। पहली चीज जो आप कह रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स को लेकर, जी हाँ, और आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी हम यही बात कर रहे थे कि देखिए अल्टीमेटली आपको सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स पर ट्रेड करना है और कुछ नहीं। देखिए अमेरिका में आंकड़े लगातार बढ़ते हुए दिख रहे थे, हमारे आंकड़े बढ़ते हुए दिख रहे थे। इकोनॉमिक ग्रोथ का कहीं कोई दूर दूर तक आसार नहीं है। लॉकडाउन बढ़ने के पूरे संकेत थे, पैकेज नहीं आ रहा था। उसके बावजूद अगर हमारे बाजार पिछले हफ्ते तेजी से बढ़े तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है और वो अमेरिका के बाजार। तो पहली चीज तो ये कि अगर
ग्लोबल मार्केट्स फिर से कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। एडिटर्स टेक में मई के महीने में मैं क्यों सोचता हूं कि बाजार गिरना चाहिए, पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि मई के महीने में मुझे लगता है कि बाजारों में रुझान कमजोरी का रहेगा। अप्रैल की शानदार सीरीज के बाद मई के महीने में ऊपरी स्तरों पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और दबाव बिकवाली आती हुई दिख सकती है। तो जब जब आपको मौका मिले ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और ऐसा क्यों करना है उसके पहले ग्लोबल कारण बता दूं। चीन और अमेरिका के बीच में टैरिफ वार फिर से शुरू होने के आसार हैं। हालांकि पहला स्टेटमेंट है ट्रंप साहब का, आप थोड़े दिन और देखिए वो कितना कड़ा स्टैंड लेते हैं। लेकिन ट्रंप साहब ने मेरी उम्मीद से पहले ही ये स्टैंड ले लिया। आपको याद होगा मैं लगातार कह रहा था कि एक बार जब पूरे देश दुनिया भर के चीन के इस फैलाए हुए वायरस से संभल जाएंगे, उसके बाद मिलकर कोई न कोई एक बड़ा एक्शन चीन के खिलाफ कर सकते हैं। और ये 2020 में ही होगा। 2020 में मंदी का एक बड़ा कारण वो होगा, लेकिन ये मेरी उम्मीद से बहुत पहले होता हुआ दिख रहा है। अब तक सब लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, अभी तक उसमें कामयाबी हासिल नहीं मिली है। अमेरिका में फिर से देखिए 27,000 नए केस हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप साहब रुक नहीं रहे हैं। उन्होंने अभी से चीन पर वार करना शुरू कर दिया। तो उम्मीद से पहले वार होते हुए दिख रहे हैं और ये बड़ी चिंता की बात है। अब आप ये कह सकते हैं एक बार कि ट्रंप साहब भी गजब के प्रेसिडेंट हैं, एकदम इतनी परफेक्ट टाइमिंग करते हैं कि किस लेवल पर क्या स्टेटमेंट आना चाहिए। जहां मार्केट के लिए टॉप बनने का एकदम परफेक्ट संकेत है कि हमारे मार्केट निचले स्तरों से 30% नॉन स्टॉप रैली दिखा चुके हैं और वही सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है 9,900 का, एग्जैक्टली वहीं पर स्टेटमेंट आता है। सिमिलर सिचुएशन अमेरिकी बाजारों की, लेकिन जब आया तो पहला सबसे बड़ा कारण यह अमेरिका और चीन के बीच में जो टैरिफ वॉर फिर से बढ़ने की संभावना है, इसके असर पूरी दुनिया भर में देखने को मिल सकते हैं ना। चीन की तरफ से वापस जो अगर इसका जवाबी कोई हमला या कार्रवाई होती है उनकी तरफ से, तो मामला सीरियस होगा। दूसरा, टैरिफ वॉर से मेटल और ऑटो, ये दो स्पेस ऐसी है जहां पर फिर से दबाव बनना शुरू होगा। तो मेटल्स कमजोर होंगे, ऑटो स्टॉक्स कमजोर होंगे। तीसरी बड़ी वजह जो ग्लोबल मार्केट से मुझे दिखती है वो ये है कच्चे तेल की फिर से गिरावट होने के आसार, या फिर कम से कम कच्चा तेल अब संभलेगा नहीं। अगर दो बड़े देशों के बीच में टैरिफ वॉर वाला मामला है, ग्लोबल कंजम्पशन कमजोर है, तो फिर ऐसे में कच्चा तेल कमजोर होकर, कच्चा तेल का कमजोर होना कई सारी ऑलरेडी इकोनॉमीज को कमजोर कर रहा है, आगे भी कर सकता है। तीन बड़ी चीजें ये है। लेकिन चौथी सबसे बड़ी चीज इस वीकेंड की है जो मुझे सबसे निराश करने वाली है। दीप गौर से सुनिएगा, जो चौथी सबसे बड़ी चीज जिसने मुझे निराश किया इस वीकेंड पे, वो है वॉरेन बफेट साहब की जो बर्कशायर हैथवे की एजीएम होती है। इस एजीएम में मैं पूरी उम्मीद से ये सुनना चाह रहा था कि 135 बिलियन डॉलर जो भी पैसा बचा कर रखा है वॉरेन बफेट साहब ने, पिछले 1-1.5 साल से वो पैसा बचा कर रखे हैं कि मैं सही वक्त पर मार्केट में लगाऊंगा। मजे की बात देखिए, जब उन्होंने अपने इस एजीएम में ये कहा कि उन्होंने अब तक एक भी पैसा नहीं लगाया, इनफैक्ट और कुछ 5-6 बिलियन डॉलर की एविएशन स्टॉक्स में सेलिंग की, तो मैं तो हिल गया। ईमानदारी की बात में तो हिल गया, क्योंकि अगर दुनिया के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर अब तक के वो अगर इतने बड़े फॉल के बाद एक भी पैसा नहीं लगा रहे, इनफैक्ट और कैश बढ़ा रहे हैं, तो ये एक चिंता की बात है इन्वेस्टर्स के लिए। इसका मतलब ये कि वॉरेन बफेट साहब कुछ ऐसा देख रहे हैं जो आप और हम नहीं देख पा रहे हैं, या हमारे मार्केट नहीं देख पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि वॉरेन बफेट साहब फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। क्या उन्हें पिछले फॉल में कहीं कोई पैनिक नहीं दिखा, कहीं कोई ऐसे वैल्यूएशंस नहीं दिखे, कोई ऐसे स्टॉक्स नजर नहीं आए जिनको देखकर उनके मुंह में पानी आए? अगर दीप उनके मुंह में पानी नहीं आता है, अगर उनके, और ईमानदारी की बात है कि जिसके पास इतना भारी भरकम 125-150 बिलियन डॉलर कैश हो, वो तो कूदता है, उछलता है, मुझे लगाना है। हमारे सारे इन्वेस्टर्स को देखिए, नहीं लेना है, नहीं फंसना है में हमने इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को काफी हद तक निकलने की राय दी। अब निकल गए, पैसा है तो लगातार पूछते हैं कब लेना है। तो सिमिलर सिचुएशन सबके साथ हो सकती है। अगर बफेट साहब के पास 125-150 बिलियन डॉलर और 125-150 बिलियन डॉलर को एक दिन में तो लगाया नहीं जा सकता, उसके लिए लंबा वक्त चाहिए, लेकिन उन्होंने शुरू ही नहीं किया। ये तो झटका है मेरे लिए कि अब बफेट साहब ने शुरू ही नहीं किया पैसा लगाना। तो मुझे लगता है कि अगर मैं उनसे कुछ सीखना, समझना और पढ़ना चाहूं तो संकेत मुझे अच्छे नहीं है। तो ये 4 संकेत मैंने जो है ना देखे, वो बड़े मुश्किल वाले हैं। और 5वां संकेत जो है वो है कोरोना का कहर। फिर से अमेरिका के आंकड़े आप अभी सुबह बता ही रहे थे, अच्छे नहीं है, काफी कमजोरी वाले हैं। फिर से लगातार मरने वालों की तादाद बढ़ रही है, प्रभावितों की संख्या बढ़ रही है, तो वहां कहीं कोई रिलीफ नहीं। तो 5 बड़े संकेत मुझे ग्लोबल मार्केट से जो दिख रहे हैं, उनकी वजह से मैं ये मानकर चल रहा हूं कि सेल इन में गो अवे। इसके अलावा लोकल ट्रिगर्स हो रहे हैं जिन पर मैं आपसे बात करूंगा।
बिल्कुल अनिल जी, तो जो सेल इन में गो अवे एक कहावत है, उसको शायद आप एक बार फिर से बाजार में प्ले आउट होते हुए देख सकते हैं, और जो बुफे साहब ने किया है वो भी एक बड़ा सरप्राइज आता हुआ दिखा है। पर सर, जब लोकल फैक्टर्स की बात करें और लॉकडाउन की बात करें, तो इसको किस तरह से देखा जाए सर? क्योंकि लॉकडाउन बढ़ाया गया है, ये तो हम जानते हैं, आप कह सकते हैं कि अब ये लॉकडाउन 3.0 हो गया है, पर कुछ जगहों पर अब ढील भी दे दी गई है। वो जो ग्रीन जोन्स हैं या जो ऑरेंज जोन्स हैं, रेड जोन में भी कुछ जगहों पर थोड़ी सी ढील दी है। तो इसको लॉकडाउन का एक्सटेंशन देखें या फिर लॉकडाउन से थोड़ा ढील देना शुरू देखें? देखिए दीप, इसमें दो चीजें हैं। पहले तो ये कि जो लॉकडाउन बढ़ा है एक्सपेक्टेड था, आपको मुझे सबको पता था कि लॉकडाउन बढ़ेगा, करेक्ट। तो इसमें कोई नई बात नहीं कि बढ़ना ही था, और वो सबको अंदाजा था पहले से। लेकिन जो सेलिब्रेशंस लोग कर रहे हैं कि भाई ग्रीन जोन में छूट है, ग्रीन जोन है क्या? अगर नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, अंडमान निकोबार को आप ग्रीन जोन मानकर वहां पर छूट मिलती सारी एक्टिविटीज की, उससे खुश होना चाहें तो हो लीजिए। मेरे लिए ग्रीन जोन बाजार के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, चेन्नई, ये जो बिजनेस वाले हब्स हैं, अगर ये रेड जोन में हैं तो बाकी ग्रीन जोन में आ भी जाएंगे तो ठीक है, वहां के लोगों की लाइफ नॉर्मल होगी, अच्छी बात है, वो भी होना चाहिए। लेकिन बिजनेस एक्टिविटी के लिहाज से आप जब तक बॉम्बे, दिल्ली नहीं खोलेंगे तब तक तो आप बिजनेस एक्टिविटी सोच भी नहीं सकते कि नॉर्मल हो। उसके बाद आपके हैदराबाद, बंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता वगैरह बाकी शहर भी आते हैं। तो एक भी बड़ा शहर ऐसा नहीं है जो ग्रीन जोन में, नॉट अ सिंगल सिटी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम ये सोचें कि नहीं बहुत सारे ग्रीन जोन में आ गए, उसकी वजह से हमें खुश हो जाना चाहिए, तो ये हमारी गलत फहमी है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो किया है सरकार ने वो एकदम सही है। लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा हमारे पास ऑप्शन है नहीं, वो बढ़ाना जरूरी था, लेकिन वो अपनी जगह और मार्केट पर इंपैक्ट अपनी जगह। तो मार्केट के लिहाज से आप सोचेंगे तो लॉकडाउन एक्सपेक्टेड लाइन पर है, और ऐसे में लॉकडाउन में ग्रीन जोन में अब आप सोचिए थोड़ी बहुत अगर समझिए लीकर की दुकानें खुल भी गई तो कौन सा बड़ा असर हो जाएगा। एक और बड़ी चीज मैं बता दूं, अगर आप पार्शियल लॉकडाउन कहीं कहीं खोल भी रहे हैं, अगर पार्शियल लॉकडाउन खोलने का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अगर वहां पर केसेस फिर से बढ़ते हुए दिखे, तो फिर जो दूसरी बार लॉकडाउन का वापस से पालन करवाया जाएगा वो बड़ा कठिन होगा। और ऐसे में जो बड़े शहर हैं जो अभी रेड जोन में हैं, उनके लिए लॉकडाउन खोलने की बात होगी तो और टल भी सकती है। तो मुझे लगता है कि जहां जहां ग्रीन और ऑरेंज जोन में लॉकडाउन खोला जा रहा है, वहां पर हम सबकी जिम्मेदारी है, जो जो लोग वहां पर है, कि वो किसी भी तरह से कोई एक्सीडेंट ना होने दे, वहां कोरोना फैलने ना दे। नहीं तो जो रेड जोन में है उनके लिए और बड़ी मुश्किल की बात होगी कि उनके लिए कब लॉकडाउन खुलेगा और कैसे खुलेगा, ये बड़ी मुश्किल की बात होगी। तो पहली चीज ये कि एक्सपेक्टेड लाइन पर है, लेकिन जब तक बड़े शहर नहीं खुलेंगे दीप, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा फायदा है। दूसरी बात, आर्थिक पैकेज जिसका इंतजार बाजार, और मुझे लगता है कि सिर्फ हम अकेले चैनल हैं जिसने लगातार ये कहा कि अभी कोई आर्थिक पैकेज नहीं आ रहा है, कोई आर्थिक पैकेज नहीं आ रहा, अभी वक्त है, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तब तक सरकार की प्रायोरिटी जो लोग डेली वेजेस अर्नर हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनको पहले संभाला जाए, खिलाया पिलाया जाए, वो सही भी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लगातार कह रहे हैं कि आर्थिक पैकेज है, और आप देखिए हर रोज आर्थिक पैकेज की उम्मीद में लोग है ना मार्केट को पॉजिटिव देख रहे हैं। अभी तक नहीं आया और अभी भी वक्त लग सकता है, और उसमें कोई गलत भी नहीं है। सरकार की प्रायोरिटी बहुत क्लियर है और वो हमें समझनी पड़ेगी। इसके अलावा जो एक दो चीजें हैं वो इकोनॉमी से ही जुड़ी हुई, जो मैं यहीं पर रखना चाहता हूं। 8वां पॉइंट मैंने लिया, आप लीवर के नतीजे देखिए। अब जो वीकेंड पर शुक्रवार गुरुवार को जो लीवर के नतीजे हैं, -7%, नेगेटिव ग्रोथ है 7%। अब नेगेटिव ग्रोथ आप सोचिए, लॉकडाउन तो मार्च के महीने में कितना 7-8 दिन का था। अगर 7-8 दिन के लॉकडाउन में लीवर की ग्रोथ -7%, और उसमें मुझे तो जहां तक लगता है कि काफी लोग ऐसे रहे होंगे, ज्यादातर लोग जिन्होंने उल्टा जितनी जरूरत है उससे ज्यादा खरीदारी की होगी मार्च के महीने में कि भाई लॉकडाउन हो रहा है, थोड़ा लेकर रख लेते हैं, तो एक्स्ट्रा ही खरीदा होगा। लेकिन उसके बावजूद जो डिमोनेटाइजेशन, जो नोटबंदी हुई थी, उसके लेवल की ग्रोथ आ रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं स्लो डाउन है। और अगर आप संजीव मेहता साहब लीवर के चेयरमैन की उनकी कमेंट्री सुने तो वो भी ये कह रहे हैं कि अभी हमें ये असेस करना बाकी है कि ये जो स्लो डाउन आया ये सिर्फ लॉकडाउन की वजह से या वाकई में स्ट्रक्चरल डिमांड में कमी आती हुई दिख रही है। तो लीवर के नतीजे सिर्फ लीवर के लिए नहीं है, इकोनॉमी के लिए कुछ इशारा कर रहे हैं, और वो इशारा कर रहे हैं स्लो डाउन का, जो हमें पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो ये एक और इकोनॉमी से जुड़ा हुआ ये रिजल्ट है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वापस से मई के महीने में मुश्किल होगी। एक दो मार्केट के रीजंस भी हैं जो मैं आपको बता दूंगा।
बिल्कुल, एक दो और जो मार्केट के रिजल्ट्स हैं उन पर नजर रहेगी। तो अनिल जी, ओवरऑल अगर हम देखें तो जो मार्केट के एक जो टेक्निकल मूवमेंट भी है बाजार का, हमने देखा जिस तरह की मार्च में गिरावट आई, अप्रैल में रिकवरी आई, उस लिहाज से सेटअप कैसा दिख रहा है? और जो एक मार्केट प्राइस इन करता है, क्योंकि हमने देखा सर 23 मार्च को मार्केट का बॉटम था, 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, तो लॉकडाउन से पहले मार्केट ने बॉटम कर दिया। पूरे अब तक के लॉकडाउन पीरियड में मार्केट ने रैली किया है। अब जो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, ढील आई है और अब मूवमेंट आया, उसका सेटअप कैसे देखें सर? तो दीप 8 पॉइंट मैंने आपको दिए, 2 पॉइंट और देना चाहता हूं। और उसमें एक जो, चूंकि ये वीकेंड रिजल्ट के नाम रहा, लीवर के रिजल्ट की हमने बात की, रिलायंस के भी रिजल्ट में आप देखें तो ठीक है, आपको एक बार जीआरएम्स मजबूत दिखेंगे, लेकिन ये आपको पता है कि फिर $8.5 के जीआरएम्स इस तरह के माहौल में मेंटेन करना मुश्किल है, और राइट्स इश्यू का प्राइस आकर्षक नहीं। तो एक वो रीजन है कि आपको रिलायंस अकेला खींच कर ले जाता था मार्केट को ऊपर, तो अब क्या रिलायंस में उतनी ताकत रहे कि बाकी सब बाजार खराब हो, यानी कि ऑटो, मेटल, बैंक्स खराब हो और रिलायंस अकेला खींच पाए? ये इशू, जो राइट्स इशू की प्राइस है 1245 रुपए, वो कितने लोगों को अट्रैक्टिव लगेगी वो कहना होगा, वो देखना होगा। तो पॉइंट सिंपल है, तो एक वो आपके पास कंफर्ट और कुशन थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो 10वां पॉइंट है वो आप देखिए। फिर मैं ये कहूंगा कि जैसा मार्च की सीरीज थी वैसी खराब सीरीज हर बार होती नहीं, अप्रैल की जितनी बेहतरीन सीरीज कम से कम इस तरह के खराब माहौल में आपको कभी देखने को मिलती नहीं। और ऐसे में 30% अगर आप नीचे के लेवल से एग्जैक्टली 30%, 7610 से अगर आप गिनेंगे दीप, 30% तो 9890 होता है, गुरुवार का हाई वही था। तो एग्जैक्टली 30% आप बढ़े, तो अगर 30% आप 5 हफ्तों में बढ़ जाते हैं लॉकडाउन के दिन से, तो क्या फिर बाजार वाकई में आकर्षक है? ये मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, सब ये पूरा का पूरा इन्वेस्टर्स के लिए एक चीज समझ लीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में, इस तरह के माहौल में जब अमेरिका में 5.5% की 5.5% की नेगेटिव ग्रोथ हो, हाईएस्ट लेवल पर बेरोजगारी चल रही हो, हमारे यहाँ काम धंधे ठप है, और आपको पता है कि जब 12,000 की निफ्टी पर हम थे तब भी हम इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात करते थे, तब भी हर रोज सरकार से पैकेज मांगते थे कि कभी ऑटो को लिए दे दीजिए, स्क्रैपेज पॉलिसी ले आइए, कभी आप रियल एस्टेट के लिए दे दीजिए। उस वक्त भी पैकेज चाहिए था, तो अब तो आपको क्या नहीं चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में बाजार महंगे हैं इस वक्त, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करना चाहिए इस पर आते हैं। तो ये राय पूरी तरह से इन्वेस्टर्स की है। और एक और चीज मैं बता दूं दीप, कि हमने 12,000 के लेवल के आसपास से हमने फरवरी के आखिरी हफ्ते में 23-24 फरवरी से लगातार हमने कहा कि आप बेचकर निकलिए, हल्के हो जाइए, नहीं लेना है, ये सारी चीज की। अब वो वक्त फिर आ रहा है, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, और लोगों को लगेगा कि मैं एक दिन सारे सेंटीमेंट खराब हुए तो मैं आपको ये कह रहा हूं। जी नहीं, आपको याद होगा पिछले 10 दिनों से मैं लगातार कह रहा हूं कि 9,800 से लेकर 10,150 मेरे लिए परफेक्ट सेल जोन है। और एक बार तो मैं आशु मदान साहब के साथ बातचीत करते हुए ये भी बोल चुका हूं कि 10,000 के लेवल पे हम पोर्टफोलियो खाली भी करेंगे। तो आप अब 9,890 10,000 में कितना एग्जैक्टली आप कभी भी पॉइंट पकड़ नहीं सकते। और इसका मतलब ये नहीं कि 9,890 टॉप बन गया, हो सकता है 10,200 हो जाए, हो सकता है 10,500 हो जाए। 500 पॉइंट आप कभी भी ऊपर के नीचे के हमेशा एकदम नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन पॉइंट सिंपल है कि जो इतनी बढ़िया तेजी मिले उसका फायदा आप कैसे उठाएं। अगर आपने पार्टिसिपेट किया, हमने लगातार आपको 8,500, 8,000, 7,610 का जिस दिन लो बना उस दिन हमने कहा था कि 40% आप आज डालिए, सबसे बड़ी इंस्टॉलमेंट जानी चाहिए। तो पहली सलाह तो मेरी होगी कि अगर आपने निचले स्तरों पर पैसा लगाया है, प्रॉफिट बन रहा है, जो मैं कह भी रहा हूं पिछले हफ्ते भर से, कि वहां पर आपको इन्वेस्टर्स के तौर पर प्रॉफिट ले लेना चाहिए। ऊपर में अगर आपकी एसआईपी वगैरह चल रही है और आपकी अच्छी प्राइस है, आपको मुनाफा हो रहा है, आपके 8 पार भी है, तो एक बार बुक कर लीजिए, वापस नीचे आपको मौका मिलेगा 15-20%, तब फिर से एंटर हो जाइए। तो पॉइंट सिंपल है कि आप जितना हल्का रहेंगे, जितना कैश कंजर्व करेंगे, जितना कैश में रहेंगे, उतना। अब रहा सवाल बड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर्स का जिनके लॉस में है पोर्टफोलियो, वो ये पूछते हैं कि क्या करें। तो अगर आपका रीजनेबल लॉस है, आपके पास लगता है कि स्टॉक की क्वालिटी द बेस्ट नहीं है, तो फिर एक बार आप निकल जाइए, वापस से आपको सारे शेयर सस्ते में मिल सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ये कि अब आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि मैं किस तरह से धीमे धीमे एग्जिट कर लूं। एक झटके में करना है, अगर आप 500-700 पॉइंट में फर्क नहीं करते हैं कर लीजिए, अगर आपको रुक रुक के करना है तो कर लीजिए। लेकिन बेसिकली मेरा ये समझना है 9,800, 10,150 जो मैं पहले भी बोल रहा हूं, अब भी बोल रहा हूं, ये अच्छा लेवल है जहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये मान के चलें कि 10,500 भी हो सकता है, 10,700, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ऊपर में
अब खरीदने के बजाय निकलने का ध्यान में रखना चाहिए, पहली चीज। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो मुझे कितना लगता है नीचे की बाजार आ सकता है, तो पहली चीज तो ये कि मेरे हिसाब से 8,800 9,000 ये एक मजबूत सपोर्ट जोन है। उतना करेक्शन तो आपको मिल सकता है, ये 200 पॉइंट की रेंज के आसपास आ सकता है आराम से। वहां हम रुक कर हो सकता है वापस से बाउंस भी करें, 9,500 9,700 की तरफ आने की कोशिश भी करें, तब आपको फिर से निकलना है। लेकिन मेरा ये समझना है कि अल्टीमेटली आपको 8,000 8,300 ये रेंज तो मिनिमम दिखनी चाहिए वापस, जहां पर आपको एंट्री करने का मौका मिलेगा। मैं इस लेवल, इस रेंज के लिए इंतजार कर रहा हूं। तो पॉइंट सिंपल है, आपको ऊपरी स्तरों पर बेचना है, 8,000 8,300 की रेंज का इंतजार करना है। वहां देखेंगे हम कि क्या वो रेंज आती है या नहीं आती है। अगर आती है तो वहां रिव्यू करेंगे कि वहां कितना पैसा लगाना चाहिए, कितना नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मेरा बहुत क्लियर कट, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग कॉल ये है कि अब 10,000 के नजदीक खरीदना नहीं है, ये चीज बहुत क्लियर है। ऊपर में आपको निकलने के बारे में सोचना चाहिए। अब ये हो सकता है अगर आप ये सोचें कि मैं आज बेच दूं और उसके बाद बाजार ऊपर नहीं जाए, संभव नहीं है। अगर मैं आज बेच दूं कल से गिरना शुरू हो जाए, संभव नहीं है। तो मेरा पॉइंट सिंपल, और मैं आपको फिर एक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कह रहा हूं कि मैं खुद अपने म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट्स है मैं रिडीम कर रहा हूं। मेरा जहां प्रॉफिट है वहां मैंने बुक किए हैं, और अब बढ़ेगा तो मैं और रिडीम करूंगा। एक और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं एडिटर स्टेक के तौर पर दीप, वो ये है कि जरूरी नहीं आप मेरी राय से सहमत हो, करेक्ट, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है, और मेरी राय गलत होने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि बाजार खराब हो सकते हैं तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला, कोरोना की हालत में बहुत ज्यादा तेजी से सुधार, जो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं हो जाए, और दवा वैक्सीन मिल जाए, जल्दी से कोरोना गायब हो जाए, तो वो एक संभव है, उसमें मैं गलत पड़ सकता हूं, पहला। और दूसरी चीज मैं जहां गलत पड़ सकता हूं वो है ग्लोबल लिक्विडिटी, जो मुझे पता है, क्योंकि इस वक्त क्या है, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक और सरकारें मिलकर पैसा छाप रहे हैं। अब पैसा छप रहा है, नोट छप रहे हैं, डॉलर छप रहे हैं और मार्केट में आ रहे हैं, तो कहीं तो लगेंगे। तो हो सकता है, देखिए अल्टीमेटली मार्केट पैसे से चलते हैं, तो एक लिक्विडिटी वाली चीज जो है वो हमेशा रिस्क रहती है, और लिक्विडिटी ही मार्केट को संभालती है और ऊपर लाती है। तो वो एक चीज हो सकती है जहां मैं गलत पड़ूं, संभावना है। मेरा पॉइंट सिंपल है, अगर आप मेरी राय के साथ इत्तेफाक रखते हैं, आपको लगता है कि नहीं अनिल जो कह रहा है ठीक है और मेरा भी ये सोचना है, तो आप एक्शन लीजिए। आई हैव ऑल द राइट्स टू गो रॉन्ग, लेकिन मेरा ये स्ट्रॉन्ग व्यू है, साफ व्यू है, क्रिस्टल क्लियर व्यू है। मैं कहीं आपको जलेबी नहीं बना रहा, गोल गोल घुमा नहीं रहा, मैं साफ साफ बता रहा हूं। अगर आप मेरी राय से सहमत रखते हैं, वो रिस्क हमेशा रहेगी गलत होने की, और आप अपना कॉल ले लें, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक्स आपके हैं, पोर्टफोलियो आपका है, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है। मैं अपना व्यू दे सकता हूं, अपनी राय दे सकता हूं, अल्टीमेटली एक्शन आपका है। तो मेरा ये व्यू है जो मैंने आपके सामने एकदम साफ साफ रख दिया मई के महीने के लिए और आगे वाले वक्त के लिए। बिल्कुल अनिल जी, तो मई का महीना थोड़ी परेशानी हो सकती है। अनिल जी आपको रेंज भी दे रहे हैं जहां तक बाजार गिर सकते हैं, किस रेंज में आप मुनाफा वसूली करिए, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स तो मुनाफा वसूली कर सकते हैं इस बाजार में। चलिए सर, आज के फिर सेटअप की बात करते हैं। आज पिछले हफ्ते के हिसाब से काफी ज्यादा बदलाव हो गए हैं सेटअप में। जी, ग्लोबल संकेत नेगेटिव है, एफआईएस के संकेत मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पे। आज के संकेतों में, नेगेटिव संकेतों में सारे संकेत आपको पता है दीप, मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ा संकेत नेगेटिव आ रहा है वो वायदा कारोबार का, एफएनओ का संकेत नेगेटिव है, सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, ट्रेंड जो हमको 9,500 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है, ट्रेंड अभी बदला नहीं है। अगर आज एक खराब क्लोजिंग मिलेगी तो हम न्यूट्रल होंगे, अदरवाइज ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अब मैं आपको कुछ अहम रेंज दे दूं। आज के लिए 9,200 9,400 की रेंज सबसे अहम रेंज है। इस रेंज में कहीं कहीं हम खुलेंगे और वक्त बिताने की कोशिश करेंगे। इसके नीचे की जो रेंज आज के लिए नहीं जरूरी, लेकिन आगे के लिए जो निकल कर आती है वो 8,800 से 9,000 की, ये बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि 7,600 7,500 से 9,900 या 10,000 मान ले राउंड फिगर में, वहां तक की नॉन स्टॉप तेजी। वहां से एक अगर 8,800 9,000 की रेंज में करेक्शन आता है, लगभग जितना आपने गेन किया उसका आधा आप गंवा देंगे, वहां से फिर सपोर्ट भी मिल सकता है। तो अल्टीमेटली बड़ी मंदी अगर आपको वापस से टेस्ट करनी है, पुराने लोस पर जाना है, तो 8,800 9,000 का लेवल, वो रेंज तोड़ना जरूरी है। जब तक वो नहीं तोड़ते हैं तब तक अभी भी मैं कहूंगा कि ट्रेंड न्यूट्रल रहेगा और आपके लिए वो 1,000 पॉइंट की रेंज हो जाएगी जिसके बीच में ट्रेड करना है। तो ये रेंज 8,800 9,000 की ध्यान में रखिए। ऊपरी स्तर पर 9,550 9,850 ये इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर आपको आए बाजार तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है,
पहला सपोर्ट जोन 20,500 से 20,700 का निकल कर आता है, उसके नीचे 20,100 से 20,300 की एक अहम रेंज है। अब मुझे ये नहीं पता कि आज कौन सी वाली रेंज हम टेस्ट करेंगे, 20,500 20,700 से काम चल जाएगा या 20,100 20,300 आ सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दीप जो निकल कर आ रहा है, बैंक निफ्टी में मैंने 3 सपोर्ट जोन दिए, जबकि निफ्टी में 2 ही दिए थे, और वो है 19,400 से लेकर 19,700 की, ये आपकी सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी के लिए जो हायर रेंज है वो 21,350 से 21,550, वैसे 22,000 तक निकल कर आता है, लेकिन पता नहीं 22,000 तक होगा या नहीं होगा। तो ये रेंज आपके लिए ऊपरी स्तरों पर सीधे तौर पर जहां पर आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। अब जो मैं इंपॉर्टेंट डेटा की आज बात कर रहा हूं, और वो ये कि आज मैं आपको स्मॉल डे मीडियम रेंज नहीं दे रहा, क्योंकि ये रेंज में आपके सब कुछ आ गया, लेकिन एक जो बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पुट कॉल रेशियो की। पीसीआर सीरीज की शुरुआत में 1.89 1.9 के आसपास है, जो कि ओवरबोट जोन में है, और मुझे लगता है ये थोड़ा सा अलार्मिंग लेवल पर है। ऐसे में इसका मतलब क्लियर कट है कि पोजीशन जिस तरह से रोल ओवर हुई है वो काफी हायर साइड पर है पीसीआर के हिसाब से, और इस लेवल का पीसीआर अपने आप बाजार में करेक्शन लाता है। मैं तो 1.6 से 1.7 के ऊपर ही आपको अलर्ट होने की राय दे देता हूं, तो 1.9 के आसपास का पीसीआर साफ तौर पर आपको ये कहता है कि बेचना चाहिए, और 10,000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, तो फिर आपके लिए ये। और विक्स आपका आप देखिए 80-85 के लेवल से विक्स घटकर 35 तक आ गया है, तो यहां पर वोलेटिलिटी इंडेक्स फिर से बढ़ने की संभावना है। तो ये है वो लेवल्स जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए दीप। बिल्कुल, तो वॉलेटिलिटी तो कम है, पर पीसीआर 1.9 जब आ गया है तो ये एक परेशानी है। और रेंजेस भी सर आपने दे दी हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। अगर डे वाइज अगर कोई ब्रेकअप देना है रेंज का तो सर वो भी दे दीजिए, और फिर ये भी बता दीजिए कि एग्जिस्टिंग जो पोजीशन है उसमें क्या करना है। देखिए, एग्जिस्टिंग पोजीशन पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको 9,500 का इंट्राडे भी, और क्लोजिंग बेसिस पर भी ये हाल हो गया आपका। और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे बेसिस पर भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी 21,000 का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये 2 लेवल और शायद वो खुलते आपके सामने आते हुए दिखेंगे। एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस में आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए 9,550 का। अगर 9,550 के ऊपर आज गैप से नीचे खुलने के बाद वापस ऊपर आ जाते हैं दिन के दौरान या फिर क्लोज हो जाते हैं, तो फिर आपको शॉर्ट काट लेनी चाहिए, और ये लेवल 21,550 का आपका होगा बैंक निफ्टी पर ऊपर क्लोजिंग की तरफ। तो ये दो लेवल हैं जिन पर आपको क्लोजिंग बेसिस पर नजर रखनी है दीप। ओके, तो ये है आपके लिए जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है निफ्टी बैंक निफ्टी, उसके लिए। अगर नई पोजीशंस आज लेनी हो सर तो फिर किस लिहाज से लेनी चाहिए? निफ्टी शॉर्ट करना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस का लेवल 9,550 का रहेगा, टारगेट 9,400, 9,325, 9,275, 9,200, 9,150। ये अलग अलग लेवल से जहां सपोर्ट दिखते हैं नीचे की तरफ, जिनके आसपास आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन काटना चाहिए। इसीलिए मैंने आज रेंज नहीं दी, डेली रेंज के बजाय ये आपको दे दिए, ताकि इससे क्या है कि आपको एकदम लेवल्स नीचे के समझ में आ जाए। जो लोग खरीदना चाहते हैं निफ्टी 9,150 से 9,300 की रेंज में खरीदना चाहिए वहां पर निफ्टी। ऐसा भी नहीं कि कोई ना खरीदे, खरीदना भी चाहिए, कोई वन वे मार्केट नहीं है। देखिए, आपको वन साइडेड मंदी का मार्केट मार्च में मिला, वन साइडेड तेजी का मार्केट अप्रैल में मिला, और दोनों तरफ का मार्केट मई में मिलेगा, ये चीज मान के चलिए। तो आपको तेजी भी होगी, मंदी भी होगी। एकदम से ऐसा नहीं, मैं मई की सीरीज की शुरुआत में आपको 10 पॉइंट दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वापस कभी मार्केट ऊपर उठेगा नहीं, ये दिमाग से निकाल लीजिए। पॉइंट ये है कि आपको डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है। अगर डायरेक्शन ये है तो फिर आपको पता है कि भाई मुझे कब लेना है या कब बेचना है, सिंपल उतना ही। तो निफ्टी खरीदने की राय आपके लिए है 9,150 से 9,300 की रेंज में, 9,000 का स्टॉप लॉस होगा, 9,400 9,500 तक के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। अब आइए बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में आपको बिकवाली करने की राय है दीप, और वो है स्टॉप लॉस 21,100 का, नीचे की तरफ 20,700 के पहले टारगेट के लिए 20,500, 20,300 और 20,100 ये टारगेट है नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी मैंने खरीदारी की राय नहीं दी है, क्योंकि मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि किस लेवल पर एंट्री करनी चाहिए दीप। वैसे 20,500 एक ठीक लेवल दिखता है जहां पर एक चांस आप ले सकते हैं, लेकिन पता नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तो मैं थोड़ा देखना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी कहां कैसे खुलता है, उसके बाद देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैंक निफ्टी पे बहुत ज्यादा बेरिश हूं कि नहीं बिल्कुल ही बेच ही दो, कि लेना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं लेने की राय देने के पीछे रीजन ये कि मुझे एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा एंट्री पॉइंट सही है। वैसे 20,500 बनता है, और अगर जो एग्रेसिव ट्रेडर है 20,500 के आसपास खरीद सकते हैं, 100 पॉइंट के रिस्क ले लें 20,400 के। अगर ना ट्रिगर हो तो ठीक, ट्रिगर हो जाए तो छोड़ दें। आइए अब मैं आपको सेक्टर्स बता दूं। सेक्टर्स में मेटल्स ग्लोबल मार्केट्स की वजह से कमजोर हैं,
ऑटो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ऑयल एंड गैस ये भी गिरेंगे, एफएमसीजी लीवर लेकर जाएगा, बैंक्स और एनबीएफसी सदाबहार कमजोर। तो ये सेक्टर्स हैं जहां पर कमजोरी आपको देखने को मिलेगी। ओके तो काफी सारे सेक्टर्स हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल तो ऑफ कोर्स, बट जो ग्लोबली लिंक्ड सेक्टर्स हैं जैसे कि मेटल्स, ऑटो, ऑयल एंड गैस, वहां पर भी कमजोरी है और एफएमसीजी में भी कमजोरी है। सर आप एफएमसीजी में तो कमजोरी बोल रहे हैं, जिस तरह के एचयूएल के नंबर्स आए और फिर जो कमेंट्री रही मैनेजमेंट की, वहां से क्या टेक अवे होना चाहिए, स्टॉक पर क्या असर देखने को मिलेगा सर इसका? देखिए दीप, एचयूएल के रिजल्ट्स किसी भी लिहाज से देखें तो बेहद कमजोर है। देखिए 7 दिन के तो लॉकडाउन था, ऐसा तो है नहीं। मार्च में 22, 23, 24 तारीख तक तो सारी कंपनियां बराबर वैसे नॉर्मल काम कर रही थी। ऐसे में -9% की ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ, ये बहुत सरप्राइजिंग और शॉकिंग है, स्पेशली इस प्राइस पर नहीं। जब लीवर ऐसे इन भाव पर ट्रेड कर रहा हो, लाइफ टाइम हाई के बेहद नजदीक हो, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा शॉकिंग है। और जब नोटबंदी हुई थी तब भी इस तरह के आंकड़े नहीं आए थे या इस तरह के आंकड़े आए थे, तो वैसी सिचुएशन दिख रही है। और स्पेशली ये कि मार्च के महीने में तो लोगों ने थोड़ा जरूरत से ज्यादा भी खरीदा होगा। अगर मार्च के महीने में इस तरह की ग्रोथ है तो फिर मुझे नहीं पता कि इस तिमाही में क्या कुछ होगा लीवर के लिए। तो मुझे बड़ी इसको लेकर नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर चिंता है। बात यह है कि कमजोर तो होना ही है। 2205 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन अब वही है प्रॉब्लम कि मैं जब स्टॉक ऑफ द डे देता हूं या आपको रिजल्ट रिव्यू देता हूं उसी के आसपास खुलता है। 2050 2010 का टारगेट है नीचे की तरफ लीवर का। 2000 के लेवल पर नजर रखिए दीप, क्योंकि वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है। लीवर के जो पुट्स बेचे हुए पुट ऑप्शन में वो 2000 के लेवल पर हाईएस्ट पोजीशन है। जब तक वो होल्ड होता है ठीक है, अगर वो उसके नीचे गया तो फिर नई फ्रेश कमजोरी हो सकती है। तो बहुत गैप से खुलेगा, आपको बेचने का मौका मिलेगा नहीं शायद। तो देखिए, लेकिन अब पॉइंट यही है कि अब लीवर में आपको ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, निकलना चाहिए, बजाय खरीदने की। सोचे कि अगर आप ये सोचें कि एफएमसीजी और लीवर कंजम्पशन थ्योरी सेफ है, तो सेफ नहीं है, ये साफ नजर आ रहा है। ठीक है सर, तो सेफ नहीं है। एचयूएल पर बिकवाली की राय आ रही है। रिलायंस पर सर जो नतीजे हैं और राइट्स इशू है, इसका क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा? देखिए, रिलायंस के नतीजों को इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कैसे देखना चाहते हैं। आप अच्छा देखना चाहते हैं तो अच्छे भी कह सकते हैं, खराब देखना चाहें तो खराब भी कह सकते हैं। अच्छा क्या है कि जीआरएम्स बहुत बढ़िया, $8.5। खराब ये कि आपको पता है कि $8.5 आ गए, अगली बार नहीं आ सकते। जियो के रिजल्ट्स ठीक है, लेकिन हार्डकोर पेटकेम बिजनेस वगैरह में कोई बहुत अच्छे संकेत आ नहीं रहे। अभी परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन आगे की तिमाही सबके लिए वॉश आउट है, तो रिलायंस के लिए भी। राइट्स इशू में भी आप देख सकते हैं कि 1245 रुपए पर राइट्स इशू दिया, तो आप ये कह सकते हैं कि राइट्स इशू का प्राइस अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन साथ ही ये भी तो कह सकते हैं कि राइट्स इशू ऊपर रखा है, इसका मतलब मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस भी है कि राइट्स इशू की प्राइस हम ऊपर में भी मैनेज कर सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो प्रोमोटर्स खुद करें कि हम भी भरेंगे। तो आप दूसरा ये कि अभी भी बैलेंस शीट पर काफी कर्ज है, लेकिन वो कह भी रहे साथ में कि फेसबुक वाली डील हुई, राइट्स इशू और थोड़ा बहुत जो और एक आध छोटी मोटी डील और गल्फ से होने वाली है, उनको लेकर हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो दोनों तरह से है रिलायंस के रिजल्ट। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, मैं आपको सपोर्ट रेंज दे रहा हूं नीचे की 1365 1400, ये वो सपोर्ट रेंज है जहां पर रिलायंस आकर रुक सकता है। ऊपरी स्थानों पर 1500 पार करना मुश्किल होगा। तो इस रेंज को देखिए, तो बहुत गैप से खुले तो निचले स्थानों पर खरीदारी भी आ सकती है, और मजबूत खुलने की तो वैसे संभावना कम है। खुले तो 1500 रुपए के आसपास या वापस रिकवर होकर आए तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ओके तो दोनों दिग्गज रिलायंस और एचयूएल, आज आप दोनों में शायद आप दोनों तरफ का एक्शन देख सकते हैं, बट प्रेशर आना संभव है दोनों ही स्टॉक्स में इस समय। सर स्टॉक ऑफ द डे की बात करें उससे पहले एक बार एफआई का जो डेटा है उसके और साथ ही जो एफएनओ के क्यूज आ रहे हैं उससे जो लेवल्स निकलते हैं उसकी भी बात करते हैं। जी दीप, ज्यादा बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सपायरी के डेटा हैं और उस डेटा की कोई खास अहमियत है नहीं आज के लिए। तो बड़ी खरीदारी के डेटा देखकर भी मैं बहुत खुश नहीं हूं। आइए वायदा कारोबार के डेटा एक दो इंटरेस्टिंग चीजें बता दूं। पहले तो पुट कॉल रेशियो काफी बढ़कर आया और निफ्टी शुरुआत करने में प्रीमियम डिस्काउंट में 29 पॉइंट के डिस्काउंट पर अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन है। 9500 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी पर अब, जहां 10 लाख शेयर वीकली और 14 लाख शेयर मंथली, यानी 24 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो 9500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो थोड़ी रिस्क बढ़ेगी उन लोगों की जिन्होंने 9500 के पुट बेच कर रखे हैं। ऊपरी स्थानों पर 10,000 पार नहीं होगा, जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 20 लाख शेयरों का है कॉल्स में, वो आपके लिए रुकावट का लेवल। तो 9500
पहला इंपॉर्टेंट लेवल है जिस पर आपको नजर रखनी है। तो आज डेटा में इतना ही है, इससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं। जी दीप। ओके, तो ये तो है आज का जो सेटअप है उसके बारे में। अब जान लेते हैं कि आज का स्टॉक ऑफ द डे क्या है। सर एक ही स्टॉक है या भरपूर स्टॉक्स है जो फोकस में रहेंगे आज? जितने सेक्टर दिया, हर एक सेक्टर में से एक एक स्टॉक दिया है जो कमजोर दिख रहे हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये कि मैं इसलिए नहीं दे रहा दीप की देखिए जहां दूंगा वहीं खुलेंगे और वहीं बॉटम बना देंगे, फिर ऐसा लगेगा कि अरे ये स्टॉक तो वापस घूम गए, पता नहीं जो भी। तो देखिए मेटल्स कमजोर है, मेटल्स में आपको जो पसंद हो बेच सकते हैं। सेल एक स्टॉक है जहां मुझे लगता है कि कमजोरी हो सकती है। ऑटो कमजोर है, ऑटो में जो मर्जी आए बेचिए। टाटा मोटर्स बढ़िया पिक है जहां आप बेच सकते हैं। ऑयल एंड गैस मुझे कमजोर दिखता है, थोड़ा रिलायंस आप बेचने की सोच सकते हैं क्योंकि रिजल्ट के पहले अच्छी खरीदारी हो गई, 4-5-6% एडीआर भी नीचे रहा तो थोड़ा नीचे आ सकता है। HUL यहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि वो गैप से ही खुलेगा। बैंक्स में मुझे कमजोरी दिख रही तो एक्सिस बैंक या इंडसइंड बैंक मेरी पसंदीदा शेयर हो सकता है जहां आप शॉर्ट करें। NBFC कमजोर दिख रही है, आपकी जो मर्जी है बेचे। PL पिरामल वगैरह ये आप बेच सकते हैं, बहुत सारे हैं। तो पॉइंट ये कि आपको दिक्कत एक ही है, मैं इसलिए लेवल्स आज नहीं दे रहा हूं कि सब गैप से खुलेंगे और गैप से खुलने के बाद फिर देखेंगे। तो कोशिश ये करेंगे अगर जो कुछ देना है तो वो आज के 2000 में देंगे, बजाय अभी मैं आपको सिर्फ एक जायजा दे रहा हूं कि क्या हो सकता है, उस पर नजर रखिए, बस सिंपल। ओके सर, तो काफी सारे स्टॉक्स आज आपको कमजोर दिखने वाले हैं। नजर डालते हैं किस तरह का ओपनिंग रिएक्शन आता है। इससे पहले कि हम हमारे गेस्ट से बात करें, एक बार देख लेते हैं कि आज खबरें किधर आ रही हैं, कौन से स्टॉक्स पर ब्रोकरेज एक्शन है। हमारी पूरी टीम हमारे साथ इस समय तैयार है, कुशल, पूजा, देवांशी और साथ ही आशीष भी। कुशल, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से ट्रिगर्स और स्टॉक्स हैं आज? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज नतीजों पर फोकस रहेगा जिसमें F&O स्पेस से मैरिको के नंबर्स आएंगे HUL के बाद, और यहाँ पर 2 से 3:30 बजे के बीच जो है नंबर्स आ सकते हैं। साथ ही कैश सेगमेंट से अदानी ग्रीन के आज नतीजे आएंगे। इसके अलावा श्रीराम सिटी यूनियन, इसकी जो है आज पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होगी, और इसके साथ ही F&O स्पेस में SBI लाइफ आज से जुड़ जाएगा। साथ साथ वीकेंड के दौरान जो है अप्रैल ऑटो बिक्री के नंबर्स आए थे। इनफैक्ट अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और TVS मोटर्स, इन तीनों के घरेलू बिक्री एक भी यूनिट नहीं हुई है। तो लॉकडाउन के चलते एक भी यूनिट जो है ये कंपनियां नहीं बेच पाई है। हालांकि एक्सपोर्ट्स का फिगर देखिए अगर तो मारुति सुजुकी की जो एक्सपोर्ट्स बिक्री है वो करीब 632 यूनिट रही है, पर पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे 93% का फॉल देखा गया है। साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर आप देखें तो इन्होंने 20 अप्रैल के बाद जो लॉकडाउन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई थी ट्रैक्टर बिक्री में, जो एग्रीकल्चरल सेगमेंट है, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनके जो है यूनिट्स बिकते हुए नजर आए हैं। जहां पर एक्सपोर्ट्स जो है इन्होंने 733 यूनिट का किया है, 65% का फॉल YOY यहाँ भी हुआ है। और घरेलू फ्रंट पे जो ट्रैक्टर बिक्री है वहां पे 83% का फॉल के साथ 4716 यूनिट्स महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बिक्री आंकड़े अपने घोषित किए हैं। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स अगर आप देखें तो यहाँ पे भी जो है इनकी कुल ट्रैक्टर बिक्री में करीब 88% का फॉल आया है पिछले साल के मुकाबले, और 705 यूनिट्स जो है अप्रैल के आखिरी 10 दिन जो है ये बेचने में सफल हुए थे। साथ साथ आयशर मोटर्स आप देखें तो यहाँ पे तो मामला और भी खराब आता हुआ दिख रहा है। कुल बिक्री यहाँ पे अगर आप वॉल्वो आयशर CV की बात करें तो वहां पे 98% का फॉल हुआ है और करीब 85 यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं। साथ ही TVS मोटर्स घरेलू फ्रंट पे तो कोई भी बिक्री नहीं हुई जो मैं आपको बता रहा था, पर एक्सपोर्ट्स फ्रंट पे भी अगर आप देखें तो मामला काफी खराब है। 86% के फॉल के साथ 8134 यूनिट इन्होंने टू व्हीलर जो है अप्रैल महीने में बेचे हैं। आयशर मोटर्स की रॉयल एनफील्ड में लगभग 100% का ही फॉल आता हुआ दिखा है। केवल 91 यूनिट्स आयशर मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड के बेचे हैं। और अतिल ऑटो अंत में अप्रैल महीने में इन्होंने 3 व्हीलर स्पेस में केवल 23 यूनिट्स बेचे हैं। तो ओवरऑल मामला ऑटो बिक्री के लिहाज से अप्रैल में काफी खराब रहा। बिल्कुल, तो ऑटो बिक्री तो काफी खराब रही है, पर कौन से और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन है? ऐसी लिस्ट है पूजा के पास, बताइए पूजा।
जी, नतीजों से शुरुआत करते हैं। पहले टेक महिंद्रा, यहाँ पर जो हम अनुमान कर रहे थे उससे कमजोर नंबर्स आए हैं, अनुमान से खराब नंबर्स इस बार कंपनी ने घोषित किए हैं। आय में 1.7% की गिरावट इस बार दर्ज हुई है। डॉलर आय 4% के आसपास घटी है लगभग, और मुनाफा हम उम्मीद कर रहे थे 14% के आसपास की गिरावट, यहाँ पर 30% की गिरावट कंपनी के मुनाफे में दर्ज हुई है। कैश सेगमेंट से एयू स्मॉल फाइनेंस के नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ब्याज से आय में 43% की बढ़त, प्रोविजनिंग बढ़ी है जिसके चलते मुनाफे पे एक असर देखने को मिला है, लेकिन ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में ही कमी देखी गई है। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नंबर्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नेट प्रीमियम के जो आंकड़े हैं वहां पर भी बढ़त हुई है, और मुनाफा भी 227 करोड़ से बढ़कर 281 करोड़ कंपनी ने इस बार घोषित किया है। कुछ और खबरों पर नजर डालें तो कोल इंडिया पर आज नजर रखिए। अप्रैल में उत्पादन में करीब 11% की गिरावट साल दर साल देखी गई है, तो ये फोकस में रहेगा। और एनएमडीसी, यहाँ पर भी कंपनी ने उत्पादन और बिक्री के आंकड़े घोषित किए हैं, जिसमें कि उत्पादन 2.9 मिलियन टन से घटकर 1.8 मिलियन टन रहा है, और बिक्री में भी यहाँ पर गिरावट देखी गई है। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भी नजर रखिए। गैर सब्सिडी वाले एलपीजी जो सिलेंडर है उनकी कीमतों में कटौती हो गई है, और लगभग 162 रुपए प्रति सिलेंडर तक की कटौती यहाँ पर देखने को मिली है। एक्सिस बैंक समेत काफी सारे बैंक आज फोकस में रहेंगे। फिच ने बैंक की आइडिया रेटिंग BB+ पर बरकरार रखी है, लेकिन जो उनकी वायबिलिटी रेटिंग है वो 1 नॉच से घटा दी है, BB+ से घटाकर BB की दी है। और एसबीआई के केस में भी फिच ने बैंक की विजिबिलिटी रेटिंग यहाँ पर घटाई है 1 नॉच से। तो ये कुछ ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बिल्कुल, तो कई दिग्गज स्टॉक्स हैं जिन पर एक्शन है, और बैंक्स पर जो फिर से रेटिंग्स घटाई है वहां से कंसर्न्स आ सकते हैं। देवांशी भी हमारे साथ हैं स्टॉक्स और फंड एक्शन के साथ। बताइए देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, आज ऑयल पर नजर रखिए क्योंकि मैग्नीज ओर की जो कीमतें हैं कंपनी ने करीब 45% तक बढ़ा दी है। साथ ही कैडिला, इसकी लिए अच्छी खबर, कंपनी को डायबिटीज की एक दवा के लिए यूएसएफडीए से मंजूरी मिल चुकी है। बजाज ऑटो, उनके लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। इनके कर्मचारियों के लिए कुछ दिन पहले हमने खबर देखी थी कि कंपनी के कर्मचारियों की जो वेतन है उसमें 10% तक की कटौती इस महीने की जाएगी, लेकिन अब इस डिसीजन को वापस ले लिया गया है। कंपनी के कर्मचारियों को फुल सैलरी इस महीने मिलेगी। रिलायंस निप्पॉन के चौथी तिमाही के बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिखे हैं। चौथी तिमाही में जो प्रीमियम कलेक्शन है वो 4% तक बढ़ते हुए दिखे हैं। जो कुल मुनाफा है वो करीब 37% तक बढ़ता हुआ दिखा है 35 करोड़ पर, और 13 मंथ परसिस्टेंसी जो है वो 77% पर आती हुई दिखी है। एम्बेडेड वैल्यू करीब 20% तक बढ़ती हुई दिखी है। तो कुल मिलाकर नंबर्स काफी डिसेंट आते हुए दिखे हैं। टाटा मोटर्स, फिच रेटिंग ने डाउनग्रेड किया है, B+ से B कर दी है, और आउटलुक नेगेटिव पर बरकरार रखा है। गुजरात गैस, इनके लिए अच्छी खबर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने उनकी जो लंबे समय की इश्यूर रेटिंग है ये बढ़ा दी है। रेटिंग AA से बढ़ाकर अब AA+ कर दी है। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी खबर है, जहां पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने अपना हिस्सा बढ़ाया है, अब बढ़ाकर 5.06% कर दिया है। और आखिर में सनफार्मा, नेगेटिव खबर, जहां पे हलोल प्लांट में कंपनी के एक कर्मचारियों को कोविड पॉजिटिव टेस्ट किया गया है। अब कंपनी ये जो प्लांट है इसमें सैनिटाइजेशन अभी भी जारी है, तो इसके चलते थोड़ी सी नेगेटिव आज असर आती है। ओके, तो काफी सारे स्टॉक्स यहां पर और रेटिंग एक्शन बरकरार है काफी सारे स्टॉक्स पर। अब जान लेते हैं कि आज के फॉरेन ब्रोकरेज फोकस किधर है। FIR के लिए आशीष हमारे साथ तैयार है। गुड मॉर्निंग आशीष, सबसे पहले तो जो नतीजों के दम पर ब्रोकरेज एक्शन आया उसके बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु, नतीजों के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं, और लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि नतीजे बिल्कुल अनुमान के मुताबिक देखने को मिले। हालांकि जो इनकी नेट डेट फ्री होने की योजना है FY21 तक, उसे ब्रोकरेज हाउस ने काफी थम्स अप दिया, और जिसके चलते देखिए कहीं टारगेट में रिडक्शन देखने को नहीं मिला। CLA से खरीदारी की राय दे रहे हैं, और लक्ष्य को इन्होंने बढ़ाया है 1500 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर 1770 कर दिया है। नोमिरा भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1770 से बढ़ाकर करीब 1900 कर दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1700 रुपए पर लक्ष्य को बरकरार रखा है। क्रेडिट स्विस और JP मॉर्गन ये न्यूट्रल की राय दे रहे हैं 1375 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो HUL के भी नतीजे आए थे, नतीजे कमजोर हैं, और ब्रोकरेज हाउस का भी मानना यह है कि आगे के लेकर आउटलुक जो है उस पर सतर्क है। कंपनी का मैनेजमेंट HSBC खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य जो है 2650 से घटाकर 2350 कर दिया। मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य जो है 2500 से बढ़ाकर 2563 कर दिया है। क्रेडिट स्विस भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं,
₹2500 पर लक्ष्य को बरकरार रखा है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं और 2525 से लक्ष्य को बढ़ाकर 2750 कर दिया है। टेक महिंद्रा के नतीजे आए थे। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य जो है 920 से घटाकर 635 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से जो कॉशियस कमेंट्री आई है, जिसके चलते इन्होंने आय के अनुमान में करीब 16 से 17% की कटौती कर दी है। मार्जिन का अनुमान FY 21-22 के लिए लगभग 2 से 2.5% घटाया है और ईपीएस के अनुमान में भी लगभग 20% की कटौती की है। ओके, तो काफी सारे नतीजों के दम पर रिपोर्ट्स हैं। आशीष के पास कुछ और रिपोर्ट्स हैं, पर उस पर बाद में फोकस करेंगे। एक बार हमारे गेस्ट से भी जुड़ लेते हैं और जान लेते हैं कि पिक ऑफ द डे क्या है। हमारे साथ कुणाल जी और राकेश तैयार हैं, साथ ही वागले साहब तैयार हैं, जय ठक्कर भी हैं, सुमित बगड़िया भी हैं। पिक ऑफ द डे का बिगुल बजाते हैं और जान लेते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स की आज की टॉप पिक्स कौन सी हैं। जय, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे कौन सी है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग अनिल जी। मैं कहूँगा बड़े लॉन्ग वीकेंड के बाद वी आर ऑन मंडे, बट देन मैं कहूँगा कि मंडे में कहीं ना कहीं शुरुआत हमें एक नेगेटिव बायस के साथ देखने मिल रही है SGX को देख के डेफिनेटली। और जैसे अनिल जी ने डेफिनेटली एक परफेक्ट एनालिसिस दिया निफ्टी का कि 9500 और 10,000 की जो रेंज है कॉल पुट की, और कहीं ना कहीं PCR काफ़ी ज़्यादा है, उसके कारण ही हमें एक रिवर्सल भी देखने मिल रहा है। सो 95 का लेवल तो डेफिनेटली बहुत ही अहम रहने वाला ही है, एंड इवन आई एग्री टू हिम, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। और कहीं ना कहीं बैंकिंग में मैं कहूँगा एक्सिस बैंक में दीपांशु लास्ट ट्रेडिंग वीक में अगर हम देखें तो उसके प्रीवियस ट्रेडिंग वीक का जो हाई है वो निकलने को कामयाब नहीं रहा एक्सिस बैंक। इनफैक्ट रिजल्ट्स के बाद उसके प्रीवियस वीकली क्लोज हमें कहीं ना कहीं एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने मिला था। वो बेरिश एंगल्फिंग का हाई निकाल नहीं पाया एक्सिस बैंक, और कहीं ना कहीं पूरी राइज जो है एक करेक्टिव राइज हो गई। तो मैं कहूँगा कि एक्सिस बैंक बेचकर चल सकते हैं। ये एक्सक्यूज मी, मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा करीब 444.90 के आसपास, मतलब 445 के आसपास करीब क्लोज हुआ था ये। इसमें स्टॉप लॉस रहना चाहिए 455 का। नीचे में जो इमीडिएट बेसिस पे मैं टारगेट देख रहा हूँ दीपांशु, वो 409 एंड देयर आफ्टर मैं कहूँगा कि 400। तो 409 एंड 400 के लिए एक्सिस बैंक बेचना है, 455 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, एक्सिस बैंक पर बिकवाली है और खबर भी आई है इस स्टॉक पर। वागले जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे क्या रहेगी सर। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मैं आज नोटा का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मुझे लगता है जो गैप से खुलेगा और बाउंस बैक भी शार्प हो सकता है, तो थोड़ा सा वेट करना बेटर होगा, क्योंकि क्या लेवल, वो लेवल स्मैश नहीं होंगे, स्टॉप लॉसेस स्मैश नहीं होंगे, क्या लेवल पे खुलेंगे वो देखना होगा। तो मैं आज कोई कॉल, मतलब मार्केट खुलने के बाद ही हम व्यू लेंगे। ओके, तो ये है वाकले जी की तरफ से, मार्केट खुलने देते हैं, फिर जैसा एक्शन रहेगा उस हिसाब से देखेंगे कि किधर मूवमेंट होगा। बंसल जी गुड मॉर्निंग, आप बताइए बाय सेल या आपका भी नोटा रहेगा। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। दीपांशु, मेरी खरीदारी की राय है और खरीदना ITC है, थोड़ा सा कॉन्ट्रा है, लीवर के नतीजे अच्छे नहीं आए, बट ITC खरीदने की राय इसलिए है कि एक तो सपोर्ट के पास है, दूसरा एक मच अवेटेड आज से टोबैको प्रोडक्ट्स की बिक्री शुरू होगी, तो 178 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, मत 2-1 रुपए का रिस्क है, 178 का स्टॉप लॉस लगाएं। ITC को खरीदें 190 के टारगेट के लिए। ओके, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा सर। 178 178 का स्टॉप लॉस। तो ITC पर खरीदारी की राय आ रही है, देखते हैं किस तरह का मूवमेंट आता है इस समय। सुमित जी आप बताइए आपकी पिक ऑफ द डे आज क्या रहेगी। गुड मॉर्निंग दीपांशु। गुड मॉर्निंग दीपांशु, देखिए मार्केट्स के अंदर एक आज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा, तो इसको पिक ऑफ द डे के तौर पे ना लेके पिक ऑफ द वीक के तौर पे लिया जा सकता है, क्योंकि डिप्स में खरीदारी करनी होगी। कल की जो क्लोजिंग है स्टॉक की HDFC की वो 1915 के आसपास है। अगर डिप में लोअर लेवल्स पे खरीदारी करेंगे तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है, चार्ट्स के ऊपर इसका ब्रेकआउट है, रिसेंट के स्विंग हाई इसके अंदर ब्रेक हुए हैं, लोअर लेवल्स पे बेस बनाया है, बॉटम बनाया है और उसके बाद ब्रेकआउट है। तो ये ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा कोई भी करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग आता है तो ये स्टॉक के अंदर दोबारा से बाइंग बनेगी।
तो अगर इसमें कोई भी डिप आती है तो इसमें खरीदारी करें। मेरे को ऐसा लगता है कि स्टॉक का नीचे में 1770-1800 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में मेरे को लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 2000 प्लस के लेवल दिखाएगा। 2000-2050 के इसके इमीडिएट टारगेट होंगे और वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 2150 रुपए तक का स्तर भी एचडीएफसी में देखने को मिल सकता है। तो कोई भी डिप में इसमें खरीदारी करें और एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलें। ओके, तो एक बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है एचडीएफसी के लिए। पिछले हफ्ते हमने देखा लगभग 13-14% की तेजी के बाद भी लग रहा है कि यहां से और ऊपर जा सकता है। तो एचडीएफसी लिमिटेड पर खरीदारी की राय आ रही है सुमित जी की तरफ से। संदीप जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैन साहब, गुड मॉर्निंग। पिक ऑफ द डे कोई रहेगी सर? या बिल्कुल, देखिए बंसल जी ने आईटीसी दिया था, वैसा ही एक मेरा उसका जो नॉन एफएनओ कजन है वीएसटी, वजीर सुल्तान टोबैको, इनफैक्ट एक बेहतरीन कंपनी है और मुझे हमेशा से बहुत पसंद आई है जब भी कोई सिगरेट की स्टॉक की बात करें। और सबसे बढ़िया बात है एक स्टैंड अलोन वो है कंपनी है सिगरेट की। गॉडफ्रे फिलिप्स में भी कई चीज़ें होती है जो मैं कई बार रेकमेंड नहीं करता, बट यहाँ पे मैंने इस स्टॉक को 1900-2000 के लेवल से रेकमेंड करते करते 4800 तक ये लेवल गया था और वापस से करेक्ट जब हुआ ये 52 वीक लोज करीब 2500-2600 के लगभग और वहाँ उसके आसपास ये स्टॉक खड़ा 2900 के लगभग। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया है। सबसे बढ़िया बात है डिविडेंड यील्ड 3-3.25% की, और फिर जो पी मल्टीपल्स वो बहुत सस्ते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 56%। इन सबको देखता हूं तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है और इस स्टॉक में बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात है पिछले 3 साल की जो इसकी स्टॉक मार्केट की जो प्राइस है वो सिर्फ -1.37 है, तो इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। वो रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो की मैं जो बात कर रहा था और अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है। सो सर्टेनली वीएसटी के साथ जाना चाहिए और मेरे हिसाब से आज के दिन में एक अच्छा खासा उछाल आना चाहिए। जो इकोनॉमी खुला है और जो पान बीड़ी के शॉप्स और ये सब की खुलने की बातें चल रही है तो सर्टेनली इस कंपनी को भी फायदा होगा। ओके, वीएसटी इंडस्ट्रीज, इस पर नजर डालिए। कुणाल जी से भी जल्दी जान लेते हैं कि उनकी पिक ऑफ द डे क्या है। गुड मॉर्निंग कुणाल जी। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, सबसे पहले तो शुक्र है आज सोमवार है, आप लोगों के दर्शन दोबारा हो गए। और देखिए, मेरी आज कोई खरीदारी की राय नहीं है। अनिल जी ने लगभग सभी सेक्टर्स को बेरिश बता दिया है, तो इसलिए किसी भी सेक्टर में कोई स्टॉक ऐसा नहीं लगता है जिसमें कि इन स्तरों पर खरीदारी करनी चाहिए। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, देखते हैं बाजार कैसे खुलता है। इन स्तरों पर नोटा का इस्तेमाल करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, एक चीज है, एक सेक्टर का मैंने नाम नहीं लिया, वो है फार्मा। तो गिरावट में फार्मा शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए अगर एक अच्छा करेक्शन फार्मा शेयरों में आ जाए। वैसे पिछले 2 सेशन थोड़े से कमजोरी वाले उन्होंने दिखाए हैं, तो थोड़ा और करेक्शन आएगा तो कुणाल जी वहां पर खरीदारी के मौके ढूंढिएगा। वहां पर मैं अभी भी बेरिश नहीं हूं, वहां नीचे में मुझे खरीदारी के मौके दिख रहे हैं। बाकी तो दीप, ये बात सही है कि मेरी कमेंट्री हो गई तो अब शायद देने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन गैप से खुलने के बाद क्या कुछ होता है वो इंपॉर्टेंट होगा, राइट? बिल्कुल अनिल जी, तो देखते हैं किस तरह की ओपनिंग आती है। बस 5 मिनट बाकी हैं, शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।